हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं चीन या भारत में सड़क परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए और इसके विकास की योजनाओं का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अथवा प्रश्न है कि स्थल परिवहन के विकास का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों भूमंडल पर स्थल परिवहन के प्रमुख साधन मनुष्य, पशु तथा यांत्रिक शक्ति चलित वाहन है। सबसे पहला है मानव। तो दोस्तों यद्यपि आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति के कारण बोझा ढोने के लिए मनुष्य का कम उपयोग होने लगा है, किंतु फिर भी भूमध्य रेखीय वनों तथा एशिया के पहाड़ी प्रदेशों में मनुष्य ही बोझा ढोने का एकमात्र साधन है। एक मनुष्य केवल 18 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक बोझा लादकर प्रतिदिन 9 से 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। अतः मनुष्य का उपयोग वहीं होता है जहां अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते। दूसरा है पशु। दोस्तों रेल मोटर गाड़ियों आदि के विकास के कारण पशुओं का उपयोग भी कम होने लगा है, किंतु विभिन्न प्रदेशों में थोड़ी बहुत मात्रा में इनका उपयोग अब भी किया जाता है। दूसरी पशु में पहला है घोड़ा। दोस्तों घोड़े के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए और घोड़ा उपयुक्त जलवायु में ही रह सकता है। इस कारण इसका उपयोग अधिकतर मैदानों में ही होता है। पीठ पर लादकर घोड़ा 100 किलोग्राम बोझ आसानी से ले जा सकता है, किंतु गाड़ी में जोतकर यह 1 टन बोझ यानी 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ले जा सकता है और कुछ घोड़े इससे भी अधिक बोझ खींच सकते हैं। दूसरा है गधा यानी खच्चर। दोस्तों यह सूखी घास और निकृष्ट चारे पर भी निर्वाह कर सकते हैं और ये घोड़े से भी अधिक कठोर होते हैं और इस कारण इनका उपयोग शुष्क प्रदेशों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही होता है। खच्चर साधारण घोड़े के बराबर ही बोझ पीठ पर लादकर तथा खींचकर ले जा सकता है और गधा यानी खच्चर से कुछ ही कम बोझ लादकर खींचकर ले जा सकता है। तीसरा है बैल। दोस्तों यह घोड़े से धीरे चलने वाला है। यह अधिकतर उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंध के गर्म भागों में बोझा ढोने के काम आता है। पीठ पर लादकर यह 70 किलोग्राम बोझ ले जा सकता है तथा खींचकर 1000 किलोग्राम ले जा सकता है। अगर बात करें चौथे की तो दोस्तों ऊँट। दोस्तों यह मरुस्थल का जहाज है। यह 10 दिन तक बिना जल और चारे के रह सकता है। यह मरुस्थल की सूखी घास तथा अन्य चारे पर निर्वाह कर सकता है। इस कारण मरुस्थलों में बोझ ढोने का कार्य ऊँट ही करते हैं। यह पीठ पर लादकर 225 किलोग्राम बोझ प्रतिदिन 24 से 32 किलोमीटर ले जा सकता है और खींचकर ऊँट 1500 किलोग्राम बोझ 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ले जा सकता है। अब अगर बात करें हाथी की तो दोस्तों हाथी को बहुत सारे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग अधिकतर पहाड़ी तथा नम प्रदेशों में होता है। म्यांमार तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के वनों तथा टिनकी खानों के प्रदेश में इसका उपयोग होता है। हाथी बहुत शक्तिशाली पशु है। इस कारण यह पीठ पर लादकर 500 किलोग्राम यानी 5 क्विंटल तथा खींचकर 2 से 3 टन तक बोझ ले जा सकता है, किंतु अधिक धीरे चलने और अधिक खर्चीला होने के कारण इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता। अब अगर हम लोग बात करें लामा की तो दोस्तों इसका उपयोग एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों में बोझा ढोने के लिए किया जाता है। यहाँ अधिक ठंड पड़ने के कारण यही पशु काम में लिया जाता है और यह 50 किलोग्राम बोझ लादकर 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चल सकता है। अब अगर बात करें याक की तो दोस्तों याक जो है कि मध्य एशिया तथा तिब्बत के पठार पर अधिक उपयोग में लाया जाता है। यह 60 किलोग्राम तक बोझ ले जा सकता है। और रेंडियर तो दोस्तों यह अत्यंत शीत प्रधान प्रदेश में बोझा ढोने और स्लेज गाड़ी खींचने के लिए काम में लाया जाता है। अब देख लेते हैं सड़क मार्ग। तो दोस्तों सामान्य रूप से भूभागों में यात्रियों को आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़क कहते हैं और इन मार्गों पर मानव पशु तथा विभिन्न गाड़ियों आदि का चलाना संभव है और अत्यंत प्राचीन काल में अव्यवस्थित रूप से मार्गों का उदय हुआ। कदाचित इनका प्रारंभिक रूप पगडंडियों से ही प्रारंभ हुआ और विभिन्न आवश्यकता के क्षेत्रों तक पगडंडियों का विस्तार हुआ, जो समय पर बढ़ते हुए उपयोग के कारण मार्ग बन गई और प्राचीन काल में पक्की सड़कों का अधिकतम विस्तार नगरों तक ही सीमित था। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल के पूर्व तक सड़कों पर केवल पशु गाड़ियों जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का ही प्रयोग होता था, क्योंकि यांत्रिक गाड़ियों का उस समय तक आविष्कार नहीं हुआ था।
मतलब नहीं हुआ था। और आधुनिक काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों में कुल तार की पक्की सड़कों का उदय हुआ, जिन पर विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां चलती हैं। दोस्तों, सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की उपलब्धि, इसके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से घनिष्ठ संबंध है। विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। इस कारण मैदानों की स्थिति जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में पर्याप्त साम्य प्राप्त होता है। और सड़कों का विस्तार उन्हीं स्थानों पर होता है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक हो तथा भूमि समतल हो। अधिक ढाल होने पर सड़कों का निर्माण भी कठिन कठिन हो जाता है तथा उन पर आवागमन भी सरलता से नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, आधुनिक युग में केवल सड़कों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की सुलभ प्राप्ति भी अत्यंत आवश्यक है। और पशु गाड़ियों की अपेक्षा ये तेज चलती हैं और तथा इन पर निश्चित रूप से निर्भर रहा जा सकता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ इनका प्रचार निरंतर बढ़ रहा है। किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाली पक्की सड़कें राजपथ कहलाती हैं तथा पड़ोस देशों से राजपथ एक दूसरे से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का रूप ले लेते हैं। और यूरोप में राजपथों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्पष्ट है, क्योंकि इस महाद्वीप में अनेक देशों की स्थल सीमाएं मिलती हैं और ये सीमाएं कृत्रिम है, जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर पार राजपथ बनाना सुगम हो गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रमुख देशों में सड़क मार्ग की, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों का सबसे अधिक विस्तार है तथा यहाँ मोटरों की भी अधिकतम संख्या प्राप्त होती है। अनुमानतः विश्व की सड़कों की 1/3 लंबाई इस देश में है और विश्व की अधिकांश मोटरें भी इसी देश में चलती हैं। यहाँ की सड़कें पक्की तथा सुव्यवस्थित हैं और मोटरों के अधिकतम उपयोग के कारण इनको प्रत्येक दृष्टि से सुविधाजनक बनाया गया है और यहाँ की लगभग समस्त सड़कें पक्की हैं। दोस्तों, सड़कों के विकास का दूसरा मुख्य प्रदेश पश्चिमी यूरोप है। यहाँ भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति औद्योगिक प्रदेश है। उद्योग में आवागमन तथा वस्तुओं के आदान प्रदान की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है और पश्चिमी यूरोप में उद्योग के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तथा सभ्यता का विकास हुआ। यही कारण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस, जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन में सड़कों का विस्तार पर्याप्त रूप में हुआ है और ये सड़कें भी पक्की एवं सुविधाओं से संपन्न बनाई गई हैं। और दोस्तों, भारत तथा चीन विशाल देश हैं। यहाँ सभ्यता के विकास के लिए सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है। यद्यपि भारत में सड़कों की लंबाई अधिक है और तथापि इसकी विशालता तथा जनसंख्या की मात्रा को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। भारत में सड़कों को 5 प्रशासकीय वर्गों में विभक्त किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख जनपदीय सड़कें, अन्य जनपदीय सड़कें तथा ग्राम सड़कें। इसके बाद दोस्तों, एशियाई राष्ट्रों का मुख्य उद्यम कृषि है और कृषि जन्य पदार्थों की यहाँ स्थानीय खपत होने के कारण स्थानीय व्यापार शीघ्र ही उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं बन पाया। और आधुनिक युग में ये देश सड़क तथा रेलमार्ग के विस्तार में निरंतर संलग्न है और यहाँ रेलों से भी अधिक सड़कें उपयोगी इसलिए हो सकती हैं कि यहाँ जनसंख्या के बसाव की मुख्य इकाई विशाल नगर न होकर ग्राम है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।